हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से इस समय आप पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास में आज आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो अत्यंत महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज के अपने इस वीडियो के पहले क्वेश्चन को। मुगल गवर्नरों में केंद्र से संबंध विच्छेद कर स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाला कौन था? तो देखिए यहां जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए सआदत खां, राजा जय सिंह और निजामुल मुल्क मुर्शिद कुली खां। इन चारों में से कौन ऐसा है जो मुगल से विच्छेद करके अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित जिसने किया? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी निजामुल मुल्क ऐसा शासक था जिसने क्या किया, ऐसा गवर्नर था जिसने मुगल से विच्छेद करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो सैयद बंधुओं के पतन के पश्चात मुगल सम्राट जो था मोहम्मद शाह, उसने निजामुल मुल्क को अपना वजीर नियुक्त किया था। लेकिन निजामुल मुल्क शासन की शिथिलता और दरबारी षड्यंत्रों से परेशान होकर इसने क्या किया कि ये दक्षिण में चला गया, भारत के दक्षिण पार्ट में, जहां उसने हैदराबाद के नाम से स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो हैदराबाद के निजाम आपने पढ़े भी हैं, सुने भी हैं, बहुत मजबूत थे। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है सिखों को सैन्य लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का शुरू किया था, मतलब परिवर्तित करने का काम शुरू किया था। काम हो जाएगा, कोई बात नहीं है, लिख दे रहे हैं हम, नहीं है तो चलिए देखते हैं। जो सिख गुरु थे उन्होंने क्या किया, जो उनके अनुयायी थे उनको सैन्य लड़ाकू बनाना शुरू किया, मतलब लड़ाकू सैनिक बनाना शुरू किया और इनका एक समुदाय इन्होंने बनाया, समूह बनाया। तो ऐसा कौन था जिसने इसकी शुरुआत की? गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव। तो देखिए सिखों के जो 7वें गुरु थे हरगोविंद, 1606 से 1644 का जिनका काल रहा था, इन्होंने धर्म की रक्षा के लिए सिखों को सैनिक बनाने का कार्य आरंभ कर दिया। मतलब जो सिख थे, जो इनके अनुयायी थे, उनको इन्होंने सैनिक बनाने का कार्य शुरू कर दिया, मतलब उनको प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों से धन के स्थान पर घोड़े और शस्त्र लेने आरंभ किए, जिससे उनके पास अधिक से अधिक व्यवस्था हो सके लड़ने के लिए। उन्हें मांस खाने की भी आज्ञा दी और उन्हें धार्मिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक शिक्षा भी प्रदान की, मीन्स प्रशिक्षण प्रदान किया। तो ऐसे कौन थे? गुरु हरगोविंद, जो क्या थे? 7वें गुरु थे, गुरु हरगोविंद। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है शिवाजी ने शाइस्ता खां को हराया था। शिवाजी ने शाइस्ता खां को कब हराया था ये आपको बताना है। ऑप्शन है 1670, 1668, 1666 और 1663। तो शिवाजी ने मुगल सूबेदार शाइस्ता खां के महल पर 15 अप्रैल 1663 को आक्रमण किया था और इस रात्रि अभियान में शाइस्ता खां को घायल कर पराजित कर दिया था। इस सफल अभियान से शिवाजी की प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हुई थी। तो कब हुआ? 1663 में, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है मुगल सम्राट से भेंट करने के लिए शिवाजी निम्न में से किस स्थान पर गए? अब देखिए शिवाजी मुगल सम्राट से भेंट करने के लिए, तो उसमें मुगल सम्राट कौन था ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। और उनसे भेंट करने के लिए किस स्थान पर गए थे? तो आगरा गए थे। और मुगल सम्राट उस समय कौन था? औरंगजेब था। किसके साथ गए? जय सिंह के साथ। तो आप ध्यान देंगे कि जो हमारा क्वेश्चन है, मुगल सम्राट से भेंट करने के लिए शिवाजी निम्न में से किस स्थान पर गए? तो आगरा गए। राजा जय सिंह जो था वो बहुत कूटनीतिज्ञ था। उसकी कूटनीति और शक्ति की जो नीति थी वो जून 1665 ईस्वी में संपन्न हुई। पुरंदर की संधि ने क्या किया? शिवाजी को मुगलों के अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। 1666 ईस्वी में
राजा जय सिंह द्वारा सुरक्षा के बारे में आश्वासन किए जाने के पश्चात शिवाजी मुगल सम्राट औरंगजेब से मिलने आगरा चले गए थे। तो देखिए, ये समय समय की बात होती है कि इनको जो है विवश कर दिया गया और आगरा जाकर ये स्वयं औरंगजेब से, मुगल सम्राट औरंगजेब से जाकर मिले और उनकी अधीनता स्वीकार की। तो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, अष्टप्रधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? थोड़ा सा छिप रहा है, इसको हम और चलिए, अष्टप्रधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अष्टप्रधान शिवाजी के समय में थे और शिवाजी सदैव अष्टप्रधान के संयुक्त निर्णयों को मानता था। पहला ऑप्शन है, पहला कथन है। दूसरा है, पंडित राव तथा न्यायाधीश भी सैन्य संचालन के लिए बाध्य थे। तो देखिए, शिवाजी सदैव अष्टप्रधान के संयुक्त निर्णयों को मानता था, ये गलत है। मतलब उनसे मंत्रणा किया करते थे, उनकी राय लिया करते थे, लेकिन जरूरी नहीं था कि उनकी हर बात को माने। दूसरी बात, पंडित राव तथा न्यायाधीश भी सैन्य संचालन के लिए बाध्य थे, ये भी बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं, सेनापति सेना का सर्वोच्च नायक था, बिल्कुल सही है। पेशवा सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्री था, किंतु अन्य उसके अंतर्गत नहीं थे, ये बिल्कुल दोनों सही हैं। मतलब थर्ड और फोर्थ दोनों ही सही हैं। आगे देखते हैं, संकेत में से उत्तर चुनिए। अब देखिए, ऑप्शन जो दिए गए हैं सभी सत्य हैं, तो सभी तो सत्य नहीं है। अब देखते हैं दूसरा क्या है, बी केवल पहला सही है, यह भी गलत है। सी पहला और तीसरा सही है, तो पहला और तीसरा भी नहीं सही है। हम लोगों ने जो टिक किया है वो किसको किया है? तीसरे और चौथे को। किसको टिक किया है? ये देखते हैं, तीसरे और चौथे को। तो ऑप्शन नंबर डी में है, थर्ड और फोर्थ सही है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, मराठा शासन में अष्टप्रधान जो था, शिवाजी की सहायता के लिए 8 बड़े अधिकारी और मंत्री थे। मतलब अधिकारी या मंत्री मिलाकर अष्टप्रधान 8 दिग्गज थे। उनको जो है प्रधान के रूप में नियुक्त किया गया था अपने अपने विभाग से, इसलिए उनको अष्टप्रधान कहा जाता था। वे एक मंत्रि परिषद अथवा समिति की तरह से कार्य नहीं करते थे। प्रत्येक मंत्री अपने अपने विभाग का प्रधान था और शिवाजी की इच्छा पर निर्भर करता था कि वह उनसे मतलब अलग अलग तरीके से या सम्मिलित रूप से कुछ सलाह लें। इसके लिए कोई बाध्यता उनके लिए नहीं थी, सब एक साथ ही मिलकर उनको सलाह दें। उनकी सलाह को मानने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे किसी भी तरह से कि उनकी सलाह उनको माननी ही है। ये 8 प्रधान शिवाजी के सचिवों की भांति कार्य करते थे। अष्ट प्रधान में सेनापति के अतिरिक्त सभी मंत्री ब्राह्मण थे। पंडित राव तथा न्यायाधीश के अतिरिक्त सभी को आवश्यकतानुसार सेनाओं का नेतृत्व करना पड़ता था। अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि ऑप्शन डी और ऑप्शन नंबर डी में जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है वही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शिवाजी सरदेशमुखी वसूल करता था। तो देखिए, शिवाजी जो है चौथ वसूल किया करते थे। चौथ का मतलब 1/4, मतलब जो आय हो उसकी 1/4, प्रदेश की वार्षिक आय का 1/4। और सरदेशमुखी जो था वो क्या था? उस प्रदेश का, मतलब जिस प्रदेश से सरदेशमुखी लेना है उस प्रदेश का 1/10वां भाग, जो आय उस प्रदेश का हो उसका 1/10वां भाग क्या करते थे? सरदेशमुखी वसूलते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो सरदेशमुखी देखिए कितना था? 1/10 की दर से, और चौथ जो था वो 1/4। तो यहां सरदेशमुखी की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, मराठों के अभ्युत्थान में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक कारक नहीं था? तो देखिए,
मराठों के अभ्युत्थान में पूछा जा रहा है कि जो नीचे जो 4 कारक दिए गए हैं इनमें से कौन सा सहायक नहीं था। महाराष्ट्र में सामाजिक धार्मिक विशेषताएं, महाराष्ट्र में सामाजिक धार्मिक चेतना, मुगल राजधानी से दूरी, कुतुबशाही वंश से प्राप्त अनुदान। ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में सामाजिक धार्मिक विशेषताएं, ये कोई सहायक कारक नहीं था मराठों के अभ्युत्थान में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, वीरजी बोहरा था क्या था? तो वीरजी बोहरा का नाम आपने इतिहास में अगर सुना है तो वीरजी बोहरा थे व्यापारी और साहूकार, व्यापारी और साहूकार थे। तो देखिए वीरजी बोहरा जो थे मुगल काल में गुजरात में जो स्थल है सूरत, वहां का एक धनी व्यापारी और साहूकार था, जिसने क्या किया, भारत के विभिन्न भागों और भारत के विभिन्न भागों के अतिरिक्त पश्चिम एशिया में अपनी मतलब मानकर चले कि बहुत सारी एजेंसियां इसने स्थापित की थी, अपने व्यापारिक एजेंसियां। अपने व्यापार को इसने भारत के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी, पश्चिमी एशिया में भी इसने बढ़ाया था। कुल मिलाकर ये एक व्यापारी और साहूकार था। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इंग्लिश तथा लंदन ईस्ट इंडिया कंपनियों का विलय हुआ था, कब हुआ था आपको बताना है। तो हुआ था 1702 में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी कंपनी थी जिसके बारे में आपने सुना कि भारत में आई और इसने भारत में व्यापार शुरू किया, धीरे धीरे भारत में राज कर दिया अपना, जिसको 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार के लिए शाही अधिकार पत्र मिला और 1700 के आसपास स्थापित इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट तथा पुरानी कंपनी जो लंदन ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रारंभ हुई थी, आपसी प्रतिद्वंद्विता के कारण, मतलब इनमें जो है आपस में बड़ी प्रतिद्वंद्विता रहती थी, जिसके कारण मंत्रिमंडल के दबाव पड़ने पर दोनों कंपनियों ने 1702 ईस्वी में क्या कर दिया, संयुक्त होने का निश्चय किया। और जो 1708 और 1709 में एक गोडोल्फिन के अर्ल के फैसले के अनुसार इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने अपने कार्य को उनके अनुसार परिणित कर दिया और दोनों एक साथ मिलकर काम करने लगे और इस कंपनी का नाम क्या रखा, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग विद ईस्ट इंडीज। मतलब द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग विद ईस्ट इंडीज के नाम से ये कंपनी फिर हो गई जब दोनों का विलय हो गया। तो ये नाम भी आप याद रखेंगे और बाद में संयुक्त रूप से इसी नाम से चलता रहा। तो ये कब हुआ, 1702 में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस अंग्रेज को जहांगीर ने 400 जात का मनसब दिया था? तो देखिए जहांगीर ने ही इन अंग्रेजों को यहां स्थान दिया। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को क्या किया, 400 जात का मनसबदार नियुक्त किया, मतलब 400 जात का मनसब इनको प्रदान किया। तो मुगल सम्राट जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को 400 जात का मनसब प्रदान किया था। हॉकिंस क्या था, एक व्यापारी था और कहां से आया था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी भी था। तो कहां से आया था ये एक अंग्रेज था, इंग्लैंड से आया हुआ था, ब्रिटेन से। वो भारत में 1608 से 1613 तक रुका, मतलब वहां ये रहा और इसने वहां व्यापार किया। वह फारसी भाषा का बहुत अच्छा जानकार था, जिसकी वजह से जहांगीर जो था उससे बहुत प्रभावित हुआ था और इसीलिए उसे 400 जात का मनसब दिया। ऑप्शन नंबर डी, कैप्टन हॉकिंस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्न में से कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी से संबंधित है? देखिए फतेहपुर सीकरी में बहुत सारे भवन मुगल बादशाह अकबर ने बनवाए और फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो है मुगल बादशाह अकबर ने की। गुजरात विजय के बाद इन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी और यहाँ की जो मुख्य इमारतें हैं जैसे दीवाने खास, दीवाने आम, पंचमहल, शहजादों का मकतब, तुर्की सुल्ताना की कोठी, खास महल, जोधाबाई का महल, मरियम की कोठी, राजा बीरबल का महल, जामा मस्जिद,
शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, इस्लाम खां का मकबरा, बुलंद दरवाजा, शाही अस्तबल और अबुल फजल गृह, हाथी पोल सराय और हिरन मीनार। इस तरह से और भी, जैसे कोषागार और चिकित्सालय कुछ इन्होंने बनवाए, और ज्योतिष की बैठक आदि इन्होंने जो है कई अलग अलग पार्ट में इन्होंने महल बनवाए। तो अब देखिए यहां बात आती है कि हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं चार, इन चार ऑप्शनों में से फतेहपुर सीकरी से संबंधित कौन सा है? पंचमहल। जो आपने नाम सुने इनमें आपको पंचमहल मिला होगा, ये पंचमहल। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहांगीरी और अकबरी महल कहां है? ये आगरा में है। शीश महल कहां है? ये लाहौर में है। तो चलिए हम देखते हैं, पंचमहल जो है वो फतेहपुर सीकरी से संबंधित है। शाहजहानाबाद की स्थापना हुई थी। शाहजहानाबाद की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। तो देखिए शाहजहां जो था उसकी ये योजना थी कि अपनी राजधानी जो है वो आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करना चाहता था, और इसी के तहत उसने 1638 ईस्वी में यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद नामक नगर की नींव डाली। तो 1638 में, कब? 1638 में क्या किया इन्होंने? यमुना नदी के किनारे, कहां? दिल्ली में 1638 में क्या किया? शाहजहानाबाद की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किसने की। तो नाम से ही आप जान जाएंगे, शाहजहां से ही शाहजहानाबाद बना है, इसलिए शाहजहां ने इसकी स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, रज्मनामा फारसी में अनुवाद था। किसका अनुवाद था? रज्मनामा जो था ये महाभारत का अनुवाद था। रज्मनामा किसका अनुवाद था? महाभारत का। और किस भाषा में? फारसी भाषा में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। पशु एवं पक्षी रूपांकन के लिए विख्यात चित्रकार कौन था? पशु और पक्षी के रूपांकन के लिए जो प्रसिद्ध चित्रकार था वो था उस्ताद मंसूर। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। तो देखते हैं, उस्ताद मंसूर जो था ये कुल मिलाकर जहांगीर के शासनकाल में था, और जहांगीरी चित्रकला में सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसका स्थान था। उसने दुर्लभ पशुओं, पक्षियों के और अनूठे फूलों, मतलब कुछ अलग तरह के फूलों के चित्र जो है उसने उभारे, बनाए दीवारों पर, और इससे ऐसा लगता था कि जैसे उनमें प्राण भरा हो, मतलब जीव जंतुओं में जो उसने चित्र बनाए थे। पक्षी विज्ञानी इसको देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं आज भी। तो मुगल सम्राट ने उस्ताद मंसूर को किस चीज की उपाधि दी थी? नादिर अल अस्त्र की उपाधि दी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि इसको उपाधि क्या मिली थी? नादिर अल अस्त्र, ये उपाधि इसको दी गई थी। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा, उस्ताद मंसूर को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अकाल के दौरान किसने दक्षिण में भू राजस्व का 1/11 भाग माफ कर दिया? तो देखिए ये काम किया था शाहजहां ने। मुगल सम्राट शाहजहां के समय में 1630 से 31 में दक्षिण और गुजरात को एक विकराल अकाल का सामना करना पड़ा था। इस अकाल के दौरान क्या हुआ? लगभग हजारों व्यक्ति भूखे मर गए थे, मतलब खाने के लिए ही कुछ नहीं था। शाहजहां ने इस दारुण दुख को देखकर क्या किया? उसने थोड़ा सा दुख को कम करने के लिए अपने से क्या किया? बुरहानपुर, अहमदनगर, सूरत तथा अन्य स्थानों पर भूख पीड़ितों के लिए भोजनालय खुलवाया और कुछ रुपए भी वितरण किए, और 70 लाख रुपए की मालगुजारी इन्होंने माफ कर दी। और दक्षिण में क्या किया? दक्षिण में भू राजस्व का 1/11 भाग इन्होंने माफ कर दिया, जिससे लोगों को थोड़ा राहत मिले। तो ये काम किसने किया? शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।